हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट, रीट मेंस और सी टेट के लिए लेवल 2 के लिए सोशल साइंस की नई एनसीईआरटी की किताबों को मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की है, 8th तक मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। आज 6वां अध्याय पढ़ेंगे, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। इसके पहले जो वीडियो आया है कल, उसमें मैंने भारत के जो नाम हैं, कई नामों से भारत को पुकारा जाता है, ये किस तरीके से पड़े हैं इनके बारे में जाना था। उस अध्याय का नाम था भारत अर्थात इंडिया। तो उसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन लिखा होता है, प्रत्येक लेसन में लिखा हुआ है। तो ये दिया गया है बीबी लाल का। क्या लिखा है इन्होंने? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। ये बीबी लाल का कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं, जिनके उत्तर इस अध्याय में आपको मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्नों में? सभ्यता क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? ये जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, ये धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये धौलावीरा जो किला है उसका उत्तरी प्रवेश द्वार है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सभ्यता क्या है? क्या है सभ्यता, इसके बारे में लिखा है। अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा। कैसे उसने कुछ तकनीकों यानी भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। यह अध्याय 4 में पढ़ा था कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ है। आगे लिखा है, आखिर सभ्यता है क्या? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो सभ्यता क्या है? इसका सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है, ये मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं कि सभ्यता में इतनी विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले लिखा है शासन और प्रशासन का कोई रूप, यानी जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु शासन और प्रशासन का एक रूप होना चाहिए, ताकि जो समाज के कार्यकलाप हैं उनका प्रबंधन किया जा सके। नगरीकरण,
नगरीकरण क्या है? नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था आती है। तो नगरीकरण होना चाहिए। नगर योजनाएं, नगरों का विकास, उनका प्रबंधन कैसे हो, और प्रबंधन के अंतर्गत जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी गई है। आगे लिखा है विभिन्न प्रकार प्रकार के शिल्प, कच्चे माल का प्रबंधन और तैयार माल का उत्पादन। यानी कि कच्चे माल में पत्थर और धातु, इसका प्रबंध होना चाहिए जिससे वस्तुएं तैयार की जा सके, और तैयार माल का उत्पादन जैसे आभूषण और उपकरण। आगे लिखा है व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक और बाहरी व्यापार, यानी एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ क्या होना चाहिए? व्यापार होना चाहिए, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होना चाहिए। आगे लिखा है लेखन का कोई रूप, अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। आगे लिखा है कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। यानी कृषि उत्पादकता इतनी होनी चाहिए कि गांव के अलावा शहरों में भी भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो ये लिखी हुई हैं सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है जिसका प्रयोग यहाँ पर, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान क्या है? धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीक की, और साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। आगे लिखा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं? तो ये अपने विचार बताने के लिए कहा गया है। आगे लिखा है आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जो विशेषताएं ऊपर बताई गई हैं, तो ये आज के समाज में आप आसानी से देख सकते हैं। नगरीकरण भी देखेंगे, व्यापार भी देखेंगे, इसके अलावा शासन प्रशासन की व्यवस्था। तो ये जो मुख्य विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, ये आपको आसानी से आज के समाज में देखने के लिए मिलेंगी। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ? अब प्रश्न ये है कि सभ्यता का आरंभ कब हुआ? तो विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग सभ्यताओं का आरंभ हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में कोई एक सभ्यता का आरंभ हुआ, नहीं, अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का विकास हुआ है। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। यानी कि आधुनिक इराक और सीरिया की बात हो रही है। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग सभ्यता का विकास हुआ 6000 वर्ष पहले। इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ पहले हुआ, उसके कुछ शताब्दियों बाद मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है।
यानी कि इन सभ्यताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आगे लिखा है, अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। तो अभी बात हो रही है इस लेसन में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की। अब यहाँ पर एक ग्राफ अब यहाँ पर आप देखेंगे एक समय रेखा दर्शाई गई है। इस समय रेखा में आप देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ कब हुआ है? 4000 साधारण संवत पूर्व। और मिस्र की सभ्यता का आरंभ कब हुआ है? 3000 साधारण संवत पूर्व। और सिंधु सरस्वती सभ्यता 2000 साधारण संवत पूर्व। तो 2600 से 1900 साधारण संवत पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शाती समय रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो समय रेखा है ये 2600 से 1900 तक साधारण संवत पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शा रही है। आगे लिखा है गांव से नगर। लिखा है पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित और सिंध के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। यानी पंजाब जो है आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित है। आप लोगों को विभाजन के बारे में पता ही है। और सिंध के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। अब सहायक नदियां क्या होती हैं? वह नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती हैं। जैसे यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी होती है। यानी कि छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो वो छोटी नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं। आगे लिखा है सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया है। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों सहस्त्राब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। तो इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले की बात हो रही है, एक अन्य नदी भी प्रवाहित होती थी जिसका नाम क्या था? सरस्वती। ये हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से प्रवाहित होती थी। 3500 साधारण संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 साधारण संवत पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। यानी कि गांव से बने नगर। 3500 साधारण संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में जो गांव थे वो नगर बन गए। और उसके बाद क्या हुआ? बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमय के कारण यानी आदान प्रदान के कारण जो नगर थे, जो छोटे नगर थे, वो महानगर में परिवर्तित हो गए। आगे लिखा है इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यानी कि इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने कितने नाम दिए? सिंधु सभ्यता भी कहा, हड़प्पा सभ्यता भी कहा और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा। और इसके जो निवासी थे उन्हें हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहा गया। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है।
आगे लिखा है, इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ये जो विकास की प्रक्रिया बताई गई है, इसको कहा जाता है भारत का पहला नगरीकरण। ध्यान रखने के लिए क्या कहा गया है, यहाँ मानचित्र देख लीजिए। सूतकांगे डोर यहाँ पर दर्शाया गया है और ये मानचित्र एक दर्शाया जा रहा है। आगे लिखा है, ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं। ये तो आपको बता दिया कि इस सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था, हड़प्पाई या हड़प्पावासी। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था कि लगभग एक शताब्दी पहले यानी 1920 से 21 में हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था। यानी कि सबसे पहले जो नगर खोदा गया था, जो उत्खनन में मिला था, वह था हड़प्पा। तो इस निवासियों को, इस सभ्यता के निवासियों को इसीलिए हड़प्पावासी या हड़प्पाई कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मानचित्र दर्शाया गया है, ये है सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र। पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखिए। तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ बस्तियों का मानचित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू कुश, सुलेमान श्रेणी और हिमालय। तो ये जो है, ये पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाएं दर्शाई गई हैं। और यहाँ पर जो बस्तियां आप देख सकते हैं, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, लखनजोदड़ो, डाबरकोट, हड़प्पा, कालीबंगा, गंवेरीवाला, करनपुरा, फरमाना, राखीगढ़ी। तो ये यहाँ पर बस्तियां दर्शाई गई हैं। अब आप थोड़ा सा बड़ा भी इसमें आप देख सकते हैं, आपको पूरा दिखाई दे इसलिए मैंने छोटा किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पाई नगर यानी हड़प्पा के नगर और आधुनिक राज्य या प्रदेश दर्शाए गए हैं। चलिए, इनका मिलान करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है कि तालिका का मिलान कीजिए। चलिए मिला देते हैं। धौलावीरा कहाँ है, तो इसका संबंध है गुजरात से। हड़प्पा का संबंध है पंजाब से। कालीबंगा का राजस्थान से। राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो सिंध। तो इस तरीके से इसका मिलान कर देंगे। अब लिखा है सरस्वती नदी के बारे में, अलग से सरस्वती नदी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, मानचित्र में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। ये मानचित्र दिया गया है, इसमें सिंधु और सहायक नदियां दर्शाई गई हैं। सिंधु नदी आप देख सकते हैं, ये दर्शाई गई है। ब्लैक कलर से करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये सिंधु नदी दर्शाई गई है। इसकी सहायक नदियां भी आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, दर्शाई गई हैं। आगे लिखा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। अब ये नाम आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सरस्वती नदी जो है, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है भारत में, तो घग्गर, और पाकिस्तान में हाकरा। अतः इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है। इसके किनारे भी अनेक पुराय स्थल मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। यानी कि वर्तमान में ये एक मौसमी नदी बन गई है जो वर्षा ऋतु के दौरान ही बहती है और बाद में सूख जाती है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिला। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे।
यानी सबसे पहले इसका वर्णन मिला है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या लिखा है? ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। यानी बाद के जो ग्रंथ हैं उनमें इस नदी के सूखने का कारण भी बताया गया है और अंततः ये किस प्रकार लुप्त हो गई इसके बारे में भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नगर योजना, यानी कि नगर योजना किस प्रकार की थी इसके बारे में लिखा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले दो नगर हैं जिनकी खोज लगभग एक शताब्दी पूर्व यानी 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरा स्थल मिले हैं जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, तो ये सबसे पहले इस सभ्यता के दो पहले नगर हैं जिनकी खोज एक शताब्दी पूर्व यानी 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरा स्थल मिले हैं, तो इस कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गंवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में और सैकड़ों छोटे स्थल की खोज हुई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी में यानी बेसिन में न केवल दो महानगर राखीगढ़ी और गंवेरीवाला आते हैं बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर हरियाणा के दो नगर भिराना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में दिए गए क्षेत्र में पुरा स्थलों की सघनता स्पष्ट दिखती है। तो यहाँ जो मानचित्र है इसमें ये क्षेत्र ही तो दर्शाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भिराना, फरमाना, राखीगढ़ी, करनपुरा, गंभेरीवाला, धौलावीरा, नागवाड़ा, लोथल, नागेश्वर, खिरसारा, चंद्र चन्हुदोड़ो, ये सभी इसमें दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं ये एक योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए। उन नगरों में चौड़ी सड़कें जो सामान्यतः चारों ओर चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। यानी जो सड़कें थी उनकी विशेषता क्या थी? चौड़ी थी और चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। नीचे चित्र दिए गए हैं उनमें आपको दिखाएंगे। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी मिलती है और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर जहां सभ्यता अभिजात वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर जहां साधारण लोग रहते थे। यानी जो नगर है इसके चारों ओर किलेबंदी की गई थी और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपर का जो नगर है वह अभिजात वर्ग के लोगों के लिए था, यानी जो उच्च कुल के लोग थे, और निचला नगर साधारण लोगों के लिए था। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरणार्थ गोदाम जहां परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। यानी घर बड़ा हो या छोटा उनकी गुणवत्ता कैसी मिली? एक समान। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो घर जो थे वह ईंटों से बनाए गए थे। अब यहाँ पर दो शब्द जो प्रयोग हुए हैं अभिजात वर्ग और किलेबंदी, इनके बारे में यहाँ अलग से दिया गया है। किलेबंदी क्या है? आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार। और अभिजात वर्ग है क्या है? यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्रायः पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है। तो जो अभिजात वर्ग था वह ऊपरी नगर में रहता था। आगे लिखा है
कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है, जिसका आकार 12 × 7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है, यानी ये जल रोधक सामग्री है। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिलता है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। तो यहाँ जो एक सबसे प्रसिद्ध स्थल मिला है वह है स्नानागार मोहनजोदड़ो का। चित्र नीचे दिया गया है। तो इसमें इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी हैं और इसके ऊपर जो ईंटें लगाई गई हैं उन पर जल रोधक सामग्री चढ़ाई गई है और खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है और इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। अब यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं चित्र। तो आप लोग देखिएगा उस समय की व्यवस्था, उस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके चित्र यहाँ दर्शाए गए हैं। थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको पूरा दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र दर्शाया गया है ये कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क। ये जो चित्र दर्शाया गया है ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत सड़क है। धौलावीरा में 3 अलग-अलग क्षेत्र थे, ना कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। तो इसमें जो अधिकांश भवनों की नींव बनाई गई थी वो पत्थरों से बनाई गई थी और इसमें अलग-अलग 3 क्षेत्र थे। यहाँ आप देखेंगे ये महान स्नानागार। देखिए आप, ये उस समय की व्यवस्था को दर्शा रहा है। सबसे प्रसिद्ध यही स्थल है इस क्षेत्र का। आगे लिखा है इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। अब इतना बड़ा स्नानागार है तो इसका उद्देश्य कोई निश्चित उद्देश्य पता नहीं कर पाया। अनेक पुरातत्ववेत्ताओं ने संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की कि सभी जनों के लिए यानी सार्वजनिक लोगों के लिए ये स्नानागार है, सार्वजनिक स्नान के लिए। और कुछ लोगों ने व्याख्या दी कि जो राजसी परिवार है उनके लिए ये स्नानागार है और कुछ लोगों ने व्याख्या दी कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला ये स्नानागार है। लेकिन सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार ये वाली व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि जो नगर थे इनके घरों में भी स्नानागार बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जल प्रबंधन। जल का प्रबंध कैसे किया गया। हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। जल ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। यानी कि जो नगर थे ये जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे, यानी जल का निकास अच्छी तरह से किया गया था। सड़कों के नीचे जल निकास की व्यवस्था थी जिनमें अपशिष्ट यानी कि बेकार जो जल होता है, शुद्ध बेकार जल जो घरों में प्रयोग करके निकाला जाता है तो वो जल इसमें बहता था। यहाँ पर लोथल यानी गुजरात में जल निकास प्रणाली को दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप।
आगे लिखा है, मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाई कुओं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। तो मोहनजोदड़ो में कुएं बने थे ईंटों के, उन्हीं से पानी निकाला जाता था। लेकिन जो अन्य क्षेत्र थे उनमें तालाब है, पास के झरने हैं और मानव निर्मित जलाशय जो होते थे उनसे लोग पानी लेते थे। धौलावीरा में यानी गुजरात में कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, गुजरात में कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा जलाशय मिला है। जलाशय क्या है? विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां जल का भंडारण किया जाता है, उसे कहते हैं जलाशय। आगे लिखा है, धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। तो धौलावीरा में पत्थरों यहाँ तक कि चट्टान को काटकर 6 विशाल जलाशय बनाए गए थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा जलाशय है। कहाँ का है? धौलावीरा में। देख लीजिए, उस समय लोगों ने चट्टान को काट काट कर जलाशय बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, हड़प्पा वासी क्या खाते थे, यानी खाने से संबंधित कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो हड़प्पा वासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। यह सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। तो हड़प्पा वासियों की जो बस्तियां थी ये नदियों के किनारे बसी थी। तो इससे क्या था कि जल भी आसानी से उपलब्ध पहुंच होता था, पहुंच से उनके जल दूर नहीं था। और जो कृषि की दृष्टि से आप यदि देखते हैं तो जो नदियों के आसपास की भूमि होती है तो वह उपजाऊ होती है, तो लोग इसीलिए नदियों के किनारे बस्तियां बसाते थे ताकि ये कृषि कार्य भी कर सकें। आगे लिखा है, पुरातात्विक पुरातात्विक खोजें यह दर्शाती हैं कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसे अनाज की खेती भी करते थे। तो हड़प्पावासी दलहन यानी जो दालें होती हैं और अन्य किस्म की सब्जियां भी उगाते थे। इसके अलावा जौ है, गेहूं, मोटे अनाज जैसे बाजरा और कभी कभी धान यानी जिनसे चावल प्राप्त होता है उसकी भी खेती करते थे। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे, जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए। इनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। तो उन्होंने हल सहित कई खेती के उपकरण भी बनाए हैं। दलहन क्या है? दलहन आपको अभी बता ही दिया था कि फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने और दालें सम्मिलित होती है। अब यहाँ पर मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप ये हरियाणा में बनावली से प्राप्त है। तो ये मिट्टी से निर्मित है हल का लघु प्रतिरूप। इस तरीके का हल उस समय में बनाया जाता था। आगे लिखा है, यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याय कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। यानी कि जो नगर थे, गांव थे, कृषि पर अभी भी निर्भर हैं, पहले भी थे। तो जो कृषि उपज थी प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। अभी की तरह तब भी, जैसा आज है वैसा तब भी था। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों व
समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है। यानी जो हड़प्पावासी थे मांस का सेवन करते थे। इसके लिए अनेक पशु पालते थे और मछलियों का सेवन भी करते थे। इसके लिए नदियों और समुद्रों पर निर्भर रहते थे। तो ऐसा किस लिए कहा गया? क्योंकि खुदाई में बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म मिले हैं। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। आगे लिखा है सक्रिय व्यापार, यानी व्यापार किस तरीके से होता था। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता में बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार करते थे। यानी कि ये अपने आसपास व्यापार भी करते थे और दूर भी व्यापार करते थे। उन्होंने आभूषण, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं, संभवतः सोने एवं कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। तो ये पृष्ठ 98 में दर्शाए गए हैं, नीचे आपको दिखाएंगे अभी। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। तो ये सर्वाधिक प्रिय आभूषण इनका है कार्नेलियन के मोती। ये गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। उन्होंने शंखों में बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई। यानी शंखों से उन्होंने, जो शंख होते हैं, इनसे बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई। क्योंकि शंख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी। तो जो शंख होते हैं उनसे उन्होंने बहुत सुंदर चूड़ियां बनाई थी। अब उस समय की बात है, तो आप सोचिएगा कि किस तरीके से उन्होंने उन चूड़ियों को बनाया होगा, क्योंकि शंख का जो खोल होता है वह सख्त होता है। आज भी इस तरीके की चूड़ियां बनाई जाती हैं शंख से, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए कि उस समय तो कोई तकनीक विकसित नहीं थी, तो ये लोग किस तरीके से उनसे चूड़ियां बनाते होंगे। आगे लिखा है, यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। यानी ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि हड़प्पा वासी जो थे, निर्यात जो वस्तुएं करते थे उनके बदले में क्या लेते थे, ये स्पष्ट नहीं है। संभवतः यह तांबा हो सकता है, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। तो ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि जिन वस्तुओं का निर्यात हड़प्पा वासियों ने किया है उसके बदले में तांबा लिया हो, क्योंकि उस समय ये धातु उनके पास अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाएं? हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में तिल मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, सीटेट और यूपीटेट और लेवल 2 में एसएसटी में भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो कांसा होती है यह किसकी मिश्र धातु है? याद रखिए, तांबा और टिन की। आगे लिखा है, हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने के लिए कांसे का प्रयोग किया। बाद में हम इसकी कुछ बनी छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आभूषण है, हाथी दांत का कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया, यह हाथी दांत का कंघा है। अब यहाँ पर ये आप मन के देख सकते हैं, कार्नेलियन मन के। सूसा यानी वर्तमान ईरान में खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन मन के। और भी कई तरीके के यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है, उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग किया। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं,
गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। तो गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से क्या पाया गया? 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टीएटाइट की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इसका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिले हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी भी समझा जाना बाकी है। यानी कि अभी तक ये नहीं समझ पाया है किसी ने कि इन मोहरों पर क्या लिखा है, क्या अंकित है। कुछ जानवरों के इनमें चित्र दर्शाए गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। ये मोहरें आप देख सकते हैं। तो इन पर क्या लिखा है, इसका अर्थ अभी तक किसी ने नहीं जान पाया है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सरंगी बैल पशु सींग वाले बाघ को दर्शाती हड़प्पा की मोहरें। यहाँ ये आप चित्र देखेंगे, ये लोथल में विशाल बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्राचीन जीवन। प्राचीन जीवन कैसा था? पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। ये वस्तुएं जो उत्खनन में मिली हैं, दैनिक उपयोग की ये वस्तुएं हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कांस्य दर्पण है। एक ये आप देख सकते हैं, ये मटकी जैसी है। ये टेराकोटा यानी कि पकी मिट्टी का एक पात्र है। ये दोनों धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ये दर्पण और ये मटका। आगे नीचे क्या लिखा हुआ है? भार तौलने की कुछ पत्थर। ये भार तौलने के कुछ पत्थर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे अपने यहाँ होता है 1 केजी का, 2 केजी का जो वेट यूज किया जाता है, उसी तरीके से ये पत्थर हैं जिनके द्वारा भार तौला जाता था। और एक कांस्य छेनी, ये छेनी दर्शाई गई है। ये कांस्य छेनी है, ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुई है। यहाँ आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड। ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी, ये मिट्टी की सीटी है। ये करणपुरा राजस्थान से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए। तो लोग अपना मनोरंजन भी करते थे, जिसके साक्ष्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं। ये एक छोटी सी मूर्ति है, जिसे प्रायः पुरोहित राजा कहा जाता है। यद्यपि यह मालूम नहीं है कि यह प्रतिमा किसकी है। ये प्रतिमा किसकी है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये किसी राजा की प्रतिमा है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मोहर, ये स्वास्तिक दर्शा रही है। इसमें आप देख सकते हैं, ये स्वास्तिक का निशान, ये मोहर है। इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब ये मोहर किसी पर लगाई जाती होगी तो उसमें सीधा स्वास्तिक बनता होगा। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता को दर्शाती मोहर, ये वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा, ये आप जो प्रतिमा देख रहे हैं नर्तकी की प्रतिमा है। और ये किसकी है? कांस्य की, यानी कांस्य से बनी हुई है। ये नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी की मूर्ति,
ये जो मूर्ति है ये नमस्ते की मुद्रा में बैठी हुई है। ये पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है। और एक पात्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण, जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। तो ये जो कहानी आपने सुनी होगी चतुर कौवे की, जिसमें पात्र जिस जो पात्र से पानी निकालने के लिए एक कंकड़ डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो यही ये कहानी दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लोथल से प्राप्त है। अब क्या लिखा हुआ है आगे, अंत अथवा नई शुरुआत। 1900 साधारण संवत पूर्व के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उनका ह्रास हो गया। इसके एक इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्वान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी वस्तुओं के रूप में बिखर गई, छोटी छोटी बस्तियों के रूप में। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके अनेक कारण बताए। बहुत समय पहले यह सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते। जहां तक परमाणु की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। तो इसके पतन के कारण निश्चित नहीं थे। ये पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि हो सकता है ऐसा कि कोई युद्ध या आक्रमण हुआ हो, इन नगरों का विध्वंस हो गया हो, लेकिन कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले। आगे लिखा है, वर्तमान में दो कारणों पर सहमति है। क्या कारण है? पहला, 2200 साधारण संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। यानी दो कारण ऐसे बताए गए जिन पर सहमति व्यक्त की जा सकती है। पहला क्या बताया गया कि विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी आई होगी और शुष्कता उत्पन्न हुई होगी। इससे क्या हुआ कि कृषि कार्य कठिन हो गया होगा और नगरों को जो खाद्य सामग्री है उसकी आपूर्ति में कमी आई होगी। और दूसरा कारण क्या है? सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया। वहां कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशता बची रही और भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। यहाँ पर थोड़ा सा सार दिया जाता है पूरे लेसन का। क्या लिखा है? सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। अच्छा लेसन था, आपको सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए मिला है और किस तरीके से इनका विकास हुआ और किस तरीके से पतन हुआ इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर तो आप करते नहीं हैं तो आपसे कहना बेकार ही है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।